अब जब हमने अपने C++ कोड को बिल्ड, सैनिटाइज और वेरीफाई करने के लिए उबुंटू पर एक ऑटोमेटेड CI या CD इंजन सेटअप कर लिया है, तो अब समय आ गया है कि हम थोड़ा पीछे हटें और अपने प्रोजेक्ट वर्कस्पेस के फिजिकल आर्किटेक्चर पर नज़र डालें। जब आप सिंपल सिंगल फाइल एक्सपेरिमेंट्स लिखने से हाई परफॉर्मेंस बैकएंड प्लेटफॉर्म्स या टेंसर लाइब्रेरीज को इंजीनियर करने की तरफ बढ़ते हैं, तो फाइल ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ एक कॉस्मेटिक पसंद नहीं रह जाता, यह एक क्रिटिकल आर्किटेक्चरल बाउंड्री बन जाता है। जिस तरह से आप अपनी सोर्स डायरेक्टरीज को स्ट्रक्चर करते हैं, पब्लिक हेडर्स को प्राइवेट इंप्लीमेंटेशन से अलग करते हैं और कंपाइलर सिंबल्स को एक्सपोज करते हैं, वही आपके प्रोजेक्ट की कंपाइल टाइम परफॉर्मेंस, डायनेमिक लिंक बाइनरी कंपैटिबिलिटी यानी ABI स्टेबिलिटी और मेंटेनेबिलिटी को तय करता है। इस सेक्शन में हम एक एंटरप्राइज ग्रेड C++ लाइब्रेरी कोडबेस के कंप्लीट स्ट्रक्चरल ब्लूप्रिंट को मैप आउट करेंगे। हम ट्रेस करेंगे कि कैसे एक क्लीन सोर्स वर्कस्पेस कंपाइल्ड डायनेमिक शेयर्ड ऑब्जेक्ट्स लिनक्स पर .o फाइल्स में ट्रांसफॉर्म होता है, और यह एग्जामिन करेंगे कि p-impl यानी पॉइंटर टू इम्प्लीमेंटेशन जैसे स्ट्रक्चरल पैटर्न्स शेयर्ड लाइब्रेरी बाउंड्रीज के पार रन टाइम मेमोरी को कैसे आइसोलेट करते हैं। सेक्शन ब्रेक। द प्रोडक्शन C++ वर्कस्पेस ब्लूप्रिंट, डायनेमिक मेमोरी लेआउट्स और सिंबल एक्सपोर्ट मैकेनिक्स में गहराई से जाने से पहले आइए मॉडर्न प्रोडक्शन C++ रिपोजिटरीज द्वारा यूज की जाने वाली कैनोनिकल फोल्डर हायरार्की को एग्जामिन करते हैं। यह स्ट्रक्चर कंज्यूमर एप्लीकेशंस के लिए एक्सपोज किए गए पब्लिक इंटरफेसेस को इंटरनल प्राइवेट सोर्स फाइल्स, बिल्ड सिस्टम मॉड्यूलर कॉन्फ़िगरेशंस, डिपेंडेंसी मैनिफेस्ट्स और ऑटोमेटेड CI पाइपलाइंस से पूरी तरह अलग करता है। यहाँ एक प्रोडक्शन टेंसर कंप्यूटिंग इंजन वर्कस्पेस का कंप्लीट ब्लूप्रिंट दिया गया है। यह डायरेक्टरी लेआउट एक हाई परफॉर्मेंस C++ टेंसर लाइब्रेरी के स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन को आउटलाइन करता है। इसमें ऑटोमेटेड इंटीग्रेशन और डिप्लॉयमेंट वर्कफ्लो, बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन स्क्रिप्ट्स और डॉक्यूमेंटेशन शामिल हैं। सोर्स कोड पब्लिक हेडर्स जो क्लाइंट इंटरफेस को डिफाइन करते हैं, और प्राइवेट इंप्लीमेंटेशन डिटेल्स जिसमें ऑप्टिमाइज्ड प्रोसेसर और ग्राफिक्स कार्ड कर्नल्स हैं, में डिवाइडेड है। इसके अलावा प्रोजेक्ट में यूनिट और बेंचमार्क टेस्टिंग सूट्स, डिपेंडेंसी मैनेजमेंट फाइल्स और रूट लेवल बिल्ड और लाइसेंस डॉक्यूमेंट्स भी शामिल हैं। वर्कस्पेस डायरेक्टरीज को डीकंस्ट्रक्ट करना। चलिए मैं इस लेआउट में कई क्रिटिकल डायरेक्टरीज के पीछे के आर्किटेक्चरल रीजन्स को हाईलाइट करता हूं। इंक्लूड और टेंसर इंजन और पब्लिक इंटरफेस। ध्यान दें कि हेडर्स इंक्लूड और के अंदर एक नेस्टेड टेंसर इंजन और सब डायरेक्टरी के अंदर रखे जाते हैं। जब एक्सटर्नल कंज्यूमर एप्लीकेशंस आपकी लाइब्रेरी इंस्टॉल करते हैं, तो आपका बिल्ड सिस्टम इस हेडर डायरेक्टरी को स्टैंडर्ड सर्च लोकेशंस जैसे कि और UASR और लोकल और इंक्लूड और टेंसर इंजन और में इंस्टॉल करता है। ये क्लाइंट्स को इंक्लूजन स्टेटमेंट्स लिखने के लिए मजबूर करता है, जैसे कि ये कॉन्फ़िगरेशन एडवांस्ड मैथमेटिकल और मल्टी डायमेंशनल एरे ऑपरेशंस को इनेबल करने के लिए टेंसर इंजन लाइब्रेरी को लोड करता है। ये हेडर नेमस्पेस कोलिजन बग्स को रोकता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी दूसरी लाइब्रेरी में भी tensor.hpp नाम का एक जेनेरिक हेडर मौजूद हो। SRC और प्राइवेट इंप्लीमेंटेशन स्पेस। क्लाइंट एप्लीकेशंस के पास SRC और के अंदर के हेडर्स का कभी भी डायरेक्ट एक्सेस नहीं होना चाहिए। यहाँ स्टोर किए गए हेडर्स जैसे कि टेंसर impl.hpp प्राइवेट क्लास स्ट्रक्चर्स, इंटरनल हेल्पर रूटीन्स और हार्डवेयर स्पेसिफिक कर्नेल डेफिनेशंस को डिफाइन करते हैं। इन फाइल्स को इंक्लूड और से फिजिकली अलग रखकर आप कंपाइल टाइम एनकैप्सुलेशन को एनफोर्स करते हैं। CMake और मॉड्यूलर बिल्ड स्क्रिप्ट्स रूट डायरेक्टरी में एक बड़ी और न पढ़ी जा सकने वाली 2000 लाइन्स की CMake लिस्ट्स TXT फाइल लिखने के बजाय प्रोडक्शन प्रोजेक्ट्स बिल्ड लॉजिक को मॉड्यूलर .c मेक स्क्रिप्ट्स में ब्रेक कर देते हैं, जैसा कि हमने चैप्टर 11.8 में एस्टेब्लिश किया था। अपने CMake कोड को मॉड्यूलर रखने से आप सैनिटाइजर्स, स्टैटिक एनालिसिस टूल्स और प्लेटफॉर्म टारगेट रूल्स के लिए फ्लैग्स को मेंटेनेबल यूनिट्स में आइसोलेट कर सकते हैं। VCPKG.json डिपेंडेंसी मैनेजमेंट। ये फाइल मॉडर्न C++ डिपेंडेंसी पैकेज मैनेजर्स जैसे कि VCPKG या कोनैन के लिए एक मैनिफेस्ट की तरह काम करती है। यह साफ तौर पर एक्सटर्नल लाइब्रेरी डिपेंडेंसीज जैसे कि FMT, SPD, LogGTest या Eigen3 को उनके एग्जैक्ट वर्जन्स के साथ लिस्ट करती है, जिससे डेवलपर लैपटॉप्स और CI एनवायरनमेंट्स में क्लीन और रिपीटेबल बिल्ड्स एंश्योर होते हैं। सेक्शन ब्रेक। डायनेमिक लाइब्रेरी कंपाइलेशन और ELF सिंबल बाउंड्रीज। एक बार जब आपका कोड डिस्क पर ऑर्गेनाइज हो जाता है, तो C++ कंपाइलर G++
या क्लैंग प्लस प्लस आपकी सोर्स फाइल्स को ऑब्जेक्ट फाइल्स डॉट ओ में प्रोसेस करता है, जिसे लिंकर बाद में लिनक्स पर एक डायनेमिक शेयर्ड ऑब्जेक्ट लेब टेंसर इंजन डॉट एसओ में बंडल कर देता है। However, बाई डिफॉल्ट लिनक्स एनवायरमेंट्स आपके शेयर्ड ऑब्जेक्ट में हर नॉन स्टैटिक सिंबल एक्सटर्नल एप्लीकेशंस को विजिबल होता है। इंटरनल इंप्लीमेंटेशन फंक्शंस को एक्सपोज करने से डायनेमिक लाइब्रेरी की सिंबल टेबल पोल्यूट होती है, स्टार्टअप डायनेमिक लिंक ओवरहेड बढ़ता है, ऑप्टिमाइजेशन पासेज स्लो होते हैं और सिंबल कोलिजन बग्स का रिस्क रहता है। इसे फिक्स करने के लिए हम एक्सप्लिसिट सिंबल विजिबिलिटी कंट्रोल इंप्लीमेंट करते हैं। सोर्स फाइल्स को डायनेमिक शेयर्ड ऑब्जेक्ट्स डॉट सो तक ट्रेस करना। चलिए विजुअलाइज करते हैं कि कैसे हमारे वर्कस्पेस की सोर्स फाइल्स एक डॉट सो बाइनरी में कंपाइल होती हैं, जबकि डायनेमिक लिंकिंग बाउंड्री पर सिर्फ सिलेक्टेड पब्लिक एपीआई सिंबल्स ही एक्सपोज होते हैं। यह डायग्राम C++ में एक शेयर्ड लाइब्रेरी के कंपाइलेशन, लिंकिंग और रन टाइम एग्जीक्यूशन फ्लो को इलस्ट्रेट करता है। यह दिखाता है कि कैसे हेडर और सोर्स फाइल्स को हिडन सिंबल विजिबिलिटी के साथ कंपाइल किया जाता है ताकि एक डायनेमिक लाइब्रेरी प्रोड्यूस की जा सके। बिल्ड प्रोसेस सिर्फ पब्लिक एपीआई को एक्सपोर्ट करता है, जैसे कि मेन टेंसर क्लास, जबकि इंटरनल इंप्लीमेंटेशन डिटेल्स और हार्डवेयर स्पेसिफिक वेक्टर कर्नल्स को क्लाइंट एप्लीकेशन से हाइड रखता है। जनरेटिंग सिंबल विजिबिलिटी मैक्रोज एक्सपोर्ट डॉट HPP कौन से सिंबल्स डायनेमिकली लिंक्ड शेयर्ड बाउंड्री को क्रॉस करेंगे, इसे कंट्रोल करने के लिए हम सीमेक को एक एक्सपोर्ट हेडर फाइल एक्सपोर्ट डॉट HPP जनरेट करने के लिए कॉन्फ़िगर करते हैं। कंपाइलेशन के दौरान हम GCC या क्लैंग को -f विजिबिलिटी इक्वल्स हिडन पास करते हैं। यह कंपाइलर को बाय डिफ़ॉल्ट सभी फंक्शंस और क्लासेस को हाइड करने के लिए कहता है। इसके बाद हम सिर्फ अपने एक्सप्लिसिट पब्लिक क्लास इंटरफेस को एक एक्सपोर्ट मैक्रो जैसे कि टेंसर इंजन API से डेकोरेट करते हैं। उन्हें एट्रीब्यूट विजिबिलिटी डिफ़ॉल्ट के साथ मार्क करते हैं। यहां बताया गया है कि इंक्लूड या टेंसर इंजन या एक्सपोर्ट डॉट HPP कैसे कंस्ट्रक्ट होता है। यह C+ हेडर कॉन्फ़िगरेशन डायनेमिक लाइब्रेरी लिंकिंग को हैंडल करने के लिए कंपाइलर मैक्रोज डिफाइन करता है। यह चेक करता है कि क्या टारगेट ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज है, ताकि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट स्पेसिफिकेशंस अप्लाई किए जा सकें, और अदरवाइज यूनिक्स जैसे सिस्टम्स पर कंपाइलर्स के लिए डिफ़ॉल्ट सिंबल विजिबिलिटी अप्लाई करता है। रन टाइम पर डायनेमिक शेयर्ड ऑब्जेक्ट्स के साथ लिंक करना। जब कोई एग्जीक्यूटेबल लिनक्स पर रन करता है तो OS डायनेमिक लोडर ALD लिनक्स डॉट सो ALD लाइब्रेरी पाथ या डायनेमिक सेक्शन के रन पाथ एट्रीब्यूट में स्पेसिफाइड सर्च पाथ्स का यूज करके बाइनरी द्वारा रेफरेंस्ड शेयर्ड लाइब्रेरीज को लोकेट करता है। जैसा कि हमने चैप्टर 7.3 में एक्सप्लोर किया था, जब आपका एप्लीकेशन किसी एक्सपोर्टेड क्लास पर कोई मेथड कॉल करता है तो रन टाइम प्रोसीजर लिंकेज टेबल PLT और ग्लोबल ऑफसेट टेबल GOTK के जरिए फंक्शन एड्रेस को डायनेमिकली रिजॉल्व करता है। क्योंकि इंटरनल रूटीन्स जैसे कि simd avx2 matmul libtensor इंजन डॉट सो के अंदर हिडन मार्क होते हैं, उनके सिंबल्स डॉट INSIM टेबल से ओमिट कर दिए जाते हैं। यह स्टार्टअप डायनेमिक बाइंडिंग टाइम्स को बहुत तेज कर देता है और यह सुनिश्चित करता है कि क्लाइंट कोड गलती से इंटरनल बैकएंड लॉजिक से बाइंड न हो सके। सेक्शन ब्रेक पिंपल ब्रिज पैटर्न के जरिए API लेआउट्स को आइसोलेट करना। भले ही इंटरनल कंपाइलर सिंबल्स डायनेमिक सिंबल टेबल से हिडन हो, फिर भी एक बड़ा सिस्टम आर्किटेक्चरल चैलेंज बचा रहता है, जो है API यानी एप्लीकेशन बाइनरी इंटरफेस कंपैटिबिलिटी। मान लीजिए आपकी लाइब्रेरी एक टेंसर क्लास को एक्सपोज करती है। अगर पब्लिक हेडर टेंसर डॉट HPP क्लास डेफिनेशन के अंदर प्राइवेट मेंबर वेरिएबल्स को डिफाइन करता है, जैसे कि std वेक्टर ऑफ फ्लोट डेटा अंडरस्कोर साइज रोज अंडरस्कोर वॉइड पॉइंटर कुडा स्ट्रीम अंडरस्कोर, तो टेंसर ऑब्जेक्ट का एग्जैक्ट बाइट साइज और फील्ड ऑफसेट सीधे किसी भी ऐसे कंज्यूमर एप्लीकेशन में फिक्स हो जाता है जो आपके हेडर के अगेंस्ट कंपाइल होता है। अगर आप अपनी लाइब्रेरी का वर्जन 1.1 रिलीज करते हैं और एक सिंगल नया प्राइवेट फील्ड ऐड करते हैं, जैसे कि बुल इज GPU रेजिडेंट अंडरस्कोर, तो टेंसर का टोटल बाइट साइज चेंज हो जाता है। अगर कोई क्लाइंट अपने एग्जिस्टिंग अनकंपाइल्ड बाइनरी को आपकी अपडेटेड libtensor अंडरस्कोर इंजन डॉट एसओ डायनेमिक लाइब्रेरी के अगेंस्ट रन करने की कोशिश करता है, तो आपका कोड इनवैलिड ऑफसेट्स पर मेमोरी राइट कर देगा, जिससे साइलेंट मेमोरी करप्शन या वायलेंट सेगमेंटेशन फॉल्ट्स हो सकते हैं। यहीं पर पिंपल यानी पॉइंटर टू इम्प्लीमेंटेशन पैटर्न, जिसे हमने सेक्शन 12.4 में कॉन्सेप्चुअली इंट्रोड्यूस किया था, प्रोडक्शन C++ प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर के लिए एसेंशियल हो जाता है। पिंपल आर्किटेक्चरल लेआउट पिंपल पैटर्न एक क्लास के पब्लिक इंटरफेस को उसकी इंप्लीमेंटेशन डिटेल्स से अलग करता है। सभी प्राइवेट मेंबर वेरिएबल्स और प्राइवेट मेथड्स
को एक प्राइवेट हेडर में डिक्लेयर्ड ओपेक स्ट्रक्ट के अंदर रखकर पब्लिक क्लास इस प्राइवेट स्ट्रक्ट के लिए केवल एक सिंगल पॉइंटर यानी एसटीडी यूनिक पॉइंटर ऑफ इंप्ल रखती है। आइए देखें कि यह पैटर्न हमारे वर्कस्पेस में कैसे इंप्लीमेंट किया गया है। पब्लिक हेडर इंक्लूड या टेंसर इंजन या टेंसर.hpp। ये C++ हेडर फाइल पॉइंटर टू इंप्लीमेंटेशन डिजाइन पैटर्न का यूज करके एक टेंसर क्लास को डिफाइन करती है। यह एक टेंसर के डायमेंशंस और अंडरलाइंग डेटा को क्रिएट करने, रीशेप करने और एक्सेस करने के लिए एक पब्लिक इंटरफेस डिक्लेयर करती है, जबकि एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन डिटेल्स को हाइड करती है और यूनिक पॉइंटर्स और कस्टम मूव ऑपरेशंस का यूज करके मेमोरी को मैनेज करती है। प्राइवेट इंप्लीमेंटेशन हेडर सोर्स या tensor_impl.hpp। ये C++ हेडर फाइल एक टेंसर प्रोसेसिंग इंजन के लिए प्राइवेट डेटा स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट करती है। ये टेंसर डायमेंशंस, एक मेमोरी बफर और ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट मेमोरी रेजिडेंसी के लिए ट्रैकिंग इंफॉर्मेशन को मैनेज करती है। इसमें हार्डवेयर ऑप्टिमाइज्ड ऑपरेशंस का यूज करके टेंसर को रीशेप करने और इसके मेमोरी एलोकेशन को रीसाइज करने का एक मैकेनिज्म भी इंक्लूडेड है। प्राइवेट इंप्लीमेंटेशन सोर्स या tensor.cpp। ये इंप्लीमेंटेशन फाइल एक मल्टीडायमेंशनल डेटा एरे के लिए पॉइंटर टू इंप्लीमेंटेशन डिजाइन पैटर्न को डेमोन्स्ट्रेट करती है। ये हीप पर मेमोरी एलोकेट करके और ट्रांसफर ऑपरेशंस को डिफाइन करके अंडरलाइंग डेटा स्ट्रक्चर की लाइफ साइकिल को मैनेज करती है। क्लास शेप मॉडिफिकेशन रिक्वेस्ट्स को ऑप्टिमाइज्ड हार्डवेयर एक्सेलरेटेड रूटीन को फॉरवर्ड करती है और रॉ डेटा बफर और डायमेंशंस के लिए एक्सेसर्स को एक्सपोज करती है। सेक्शन ब्रेक एंड एंड टू एंड सिस्टम फ्लो क्लाइंट कॉल से हीप लेआउट तक। अब चलिए हमारी लाइब्रेरी पर एक मेथड इन्वोक करने वाले क्लाइंट एप्लीकेशन के कंप्लीट रनटाइम ट्रेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। हम पब्लिक इंटरफेस के जरिए डायनेमिक लिंक बाउंड्री के पार ओपेक पॉइंटर एड्रेस के अंदर और नीचे हीप मेमोरी एलोकेशन तक के फ्लो को ट्रेस करेंगे। यहाँ मेमोरी और बाउंड्री ट्रांजिशंस को मैप करने वाला आर्किटेक्चरल ट्रेस दिया गया है। यह डायग्राम एग्जीक्यूशन फ्लो और मेमोरी लेआउट को दिखाता है जब एक क्लाइंट एप्लीकेशन पॉइंटर टू इंप्लीमेंटेशन डिजाइन पैटर्न का यूज करके एक कंपाइल्ड शेयर्ड लाइब्रेरी के साथ इंटरेक्ट करती है। एक क्लाइंट एप्लीकेशन स्टैक पर एक डेटा कंटेनर बनाती है जो सिस्टम हीप पर स्टोर की गई एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन डिटेल्स का रेफरेंस रखता है। जब क्लाइंट इस कंटेनर के डायमेंशंस को चेंज करने की रिक्वेस्ट करता है तो कॉल डायनेमिक लिंक बाउंड्री को क्रॉस करती है। इसके बाद शेयर्ड लाइब्रेरी प्राइवेट इंजन कॉन्फ़िगरेशंस को एक्सेस करने के लिए हीप एड्रेस को डीरेफरेंस करती है, जिसमें ऑप्टिमाइज्ड वेक्टर ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए अंडरलाइंग डेटा बफर साइज, डायमेंशंस और हार्डवेयर रेजिडेंसी स्टेटस शामिल होते हैं। यह मेमोरी मॉडल रोबस्टनेस की गारंटी क्यों देता है? इस फ्लो को ट्रेस करने से सिस्टम के 3 कोर एडवांटेज सामने आते हैं। कंज्यूमर्स के लिए जीरो स्टैक इन्फ्लेशन। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका इंजन कितना कॉम्प्लेक्स हो जाता है, चाहे आप टेंसर इंपल के अंदर मैसिव SIMD अलाइनमेंट, बफर्स, थ्रेड पूल्स या हार्डवेयर लॉक्स ही क्यों न ऐड कर दें। क्लाइंट एप्लीकेशन का एक टेंसर ऑब्जेक्ट के लिए स्टैक फ्रेम फुटप्रिंट परमानेंटली 8 बाइट्स पर फिक्स्ड रहता है, जो कि एक सिंगल स्टैंडर्ड यूनिक पॉइंटर एड्रेस का साइज है। एब्सोल्यूट बाइनरी कंपैटिबिलिटी ABI स्टेबिलिटी। अगर आप libtensor_engine.aso के लिए कोई इमरजेंसी सिक्योरिटी पैच या परफॉर्मेंस अपडेट पब्लिश करते हैं जो टेंसर इंपल के अंदर मेंबर फील्ड्स को ऐड या रीऑर्डर करता है, तो कंज्यूमर एप्लीकेशंस को रिकम्पाइल करने की जरूरत नहीं होती है। क्लाइंट कोड सिर्फ बाइट पॉइंटर रैपर के बारे में जानता है। एक्चुअल एलोकेशन और ऑफसेट कैलकुलेशंस पूरी तरह से लाइब्रेरी बाउंड्री के अंदर होते हैं। कंपाइलेशन फायरवॉल्स इंटरनल इंजन एल्गोरिदम या हेडर्स में चेंजेस जैसे कि कूडा रनटाइम हेडर्स या SIMD इंट्रिंसिक सोर्स डायरेक्टरी तक ही लिमिटेड रहते हैं। प्राइवेट बैकएंड कंपोनेंट्स को रिकम्पाइल करने के लिए केवल अफेक्टेड इंटरनल सोर्स फाइल्स को रीबिल्ड करने की जरूरत होती है, जिससे डाउनस्ट्रीम क्लाइंट कोड बेसेज में फुल रिकम्पाइलेशन कैस्केड से बचा जा सकता है। सेक्शन ब्रेक वर्कस्पेस आर्किटेक्चर को बिल्ड सिस्टम कंट्रोल्स से जोड़ना। इस आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट को पूरा करने के लिए आइए देखें कि हमारा CMake बिल्ड स्क्रिप्ट टारगेट इंक्लूड डायरेक्टरीज, सिंबल, विजिबिलिटी और एग्जीक्यूशन टारगेट्स को एक साथ कैसे जोड़ता है। चैप्टर 11.8 से हमारे टारगेट बेस्ड CMake डिजाइन गाइडलाइंस से वापस कनेक्ट करते हुए यहाँ कोर CMake lists.txt फाइल है जो मॉडर्न टारगेट स्कोपिंग, पब्लिक वर्सेस प्राइवेट का यूज करके हमारी लाइब्रेरी को बिल्ड करती है। यह बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन स्क्रिप्ट एक C++ प्रोजेक्ट को सेटअप करती है ताकि एक शेयर्ड लाइब्रेरी कंपाइल की जा सके। यह प्रोजेक्ट को C++ 20 स्टैंडर्ड यूज करने के लिए कॉन्फ़िगर करता है।
लाइब्रेरी इंटरफेस को मैनेज करने के लिए बाय डिफ़ॉल्ट इंटरनल सिंबल्स को हाइड करता है और कंपाइल की जाने वाली सोर्स फाइल्स को डेजिग्नेट करता है। ये पब्लिक और प्राइवेट हेडर फाइल्स के लिए डायरेक्टरी पाथ्स को भी डिफाइन करता है। GNU और क्लैंग के लिए कंपाइलर ऑप्टिमाइजेशन और वार्निंग फ्लैग्स अप्लाई करता है और ऑप्शनली ऑटोमेटेड यूनिट टेस्ट्स को इंक्लूड करता है। ध्यान से देखिए कि कैसे सीमेक टारगेट स्कोप रूल्स हमारी डायरेक्टरी बाउंड्रीज को एनफोर्स करते हैं। बिल्ड इंटरफेस सीमेक करंट सोर्स डायरेक्टरी स्लैश इंक्लूड को एक पब्लिक इंक्लूड डायरेक्टरी की तरह एक्सपोज करता है। कोई भी क्लाइंट एप्लीकेशन जो टेंसर इंजन के अगेंस्ट लिंक हो रही है वो ऑटोमेटिकली इंक्लूड में हेडर्स का एक्सेस इनहेरिट कर लेती है। सीमेक करंट सोर्स डायरेक्टरी स्लैश SRC को प्राइवेट स्पेसिफाई किया गया है। कंज्यूमर्स कभी भी इम्प्लिसिटली SRC को अपने हेडर सर्च पाथ्स में ऐड नहीं कर सकते हैं। सेक्शन ब्रेक, समरी चेकलिस्ट, प्रोडक्शन लाइब्रेरी आर्किटेक्चर रूल्स। जब आप एंटरप्राइज C++ लाइब्रेरीज डिज़ाइन करते हैं तो यह इंश्योर करने के लिए कि आपका कोडबेस स्केल के लिए स्ट्रक्चर्ड है, इस आर्किटेक्चरल चेकलिस्ट का यूज करें। यह टेबल C++ लाइब्रेरी डिज़ाइन बेस्ट प्रैक्टिसेस को आउटलाइन करती है, जिसमें अलग अलग कंपोनेंट्स के लिए रूल्स और आर्किटेक्चरल पर्पसेस को डिटेल में बताया गया है। पब्लिक हेडर्स के लिए रूल यह है कि उन्हें इंक्लूड /project_name/ डायरेक्टरी के अंदर रखा जाए, जो लाइब्रेरी कंज्यूमर्स के लिए हेडर नेम कोलिजन बग्स को रोकता है। हेडर एनकैप्सुलेशन को गारंटी देने और क्लाइंट कंपाइल टाइम्स को स्पीड अप करने के लिए प्राइवेट सोर्सेज को सोर्स डायरेक्टरी के अंदर आइसोलेट किया जाना चाहिए। सिंबल विजिबिलिटी के लिए -f विजिबिलिटी इक्वल्स हिडन बाय डिफॉल्ट सेट करने से सिंबल टेबल्स स्मॉल रहती हैं, डायनेमिक लिंकिंग स्पीड अप होती है और इंटरनल्स हाइड होते हैं। एक ABI फायरवॉल एस्टेब्लिश करने के लिए आपको कोर टाइप्स के लिए PIMPL पैटर्न इंप्लीमेंट करना चाहिए, जो लाइब्रेरी वर्जन अपडेट्स के दौरान ABI ब्रेकेज को रोकता है। सीमेक विजिबिलिटी के लिए पब्लिक/प्राइवेट के साथ target_include_ डायरेक्टरीज का यूज करना टारगेट्स के बीच हेडर डिपेंडेंसी प्रोपेगेशन को एक्सप्लिसिटली कंट्रोल करता है। फाइनली, एक्सपोर्ट मैक्रोज के लिए पब्लिक एपीआईजर को एक्सप्लिसिट विजिबिलिटी एट्रीब्यूट्स के साथ एनोटेट करने से .sim में सिर्फ डेजिग्नेटेड रैपर इंटरफेस मेथड्स ही एक्सपोज होते हैं। अब जब हमने एंटरप्राइज C++ लाइब्रेरीज को स्ट्रक्चर करने के लिए ज़रूरी विजुअल मेंटल मॉडल्स, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स और मेमोरी आइसोलेशन बाउंड्रीज को एस्टेब्लिश कर लिया है, तो अब प्रैक्टिकल काम शुरू करने का समय आ गया है। 12.9 प्रैक्टिस लैब आर्किटेक्टिंग अ प्रोडक्शन रेडी C++ मैथमेटिकल कोर इंजन में हम इस चैप्टर में सीखी गई हर चीज़ को लेंगे, जैसे सीमेक आर्किटेक्चर, PIMPL डायनेमिक मेमोरी बाउंड्रीज, CI/CD पाइपलाइन ऑटोमेशन, स्टैटिक एनालिसिस और रनटाइम सैनिटाइजर टेस्ट सूट्स, और बिल्कुल स्क्रैच से एक कंप्लीट हाई परफॉर्मेंस मैथमेटिकल कोर लाइब्रेरी बनाएंगे।